हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। इससे हम पहले इसकी भूमिका देखेंगे, फिर इसका नामकरण, फिर इसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे, फिर इसका नगर नियोजन। उसके बाद इनके प्रमुख स्थल देखेंगे, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो गया, इस प्रकार से। और फिर इसकी लिपि देखेंगे, हड़प्पाई लिपि, और फिर इसके सामाजिक जीवन को देखेंगे, और फिर इसके राजनीतिक जीवन को देखेंगे, फिर इसके धार्मिक जीवन को देखेंगे, फिर इसके आर्थिक जीवन को देखेंगे, फिर इसके पतन के कारण क्या थे, यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पतन हो गया इसका ये देखेंगे। फिर इनकी क्या देन है, सिंधु सभ्य घाटी सभ्यता की क्या देन है, कि कौन सा चीज निरंतर है ये देखेंगे। और फिर पतन से संबंधित विद्वानों का मत, यानी कौन कौन विद्वान क्या कहते हैं ये देखेंगे। तो आइए पहले इसकी हम भूमिका देखते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा, है ना। हेडिंग पहले ऊपर में लिखिएगा हमारे साथ भूमिका। वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता, वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। अर्थात लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। अर्थात लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। यानी कि 20वीं सदी की जो द्वितीय दशक है उस तक ये सभ्यता, उस समय तक आदमी इस सभ्यता के बारे में नहीं जानते थे, है ना। अपरिचित है कि नहीं जानते थे। 1921 में दयाराम साहनी ने 1921 में दयाराम साहनी 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। 1921 में दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज की। 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। विद्वानों की धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। यानी विद्वान लोग जो थे वो ये मानते थे कि सिकंदर का आक्रमण के पहले भारत में कोई सभ्यता नहीं थी, है ना। सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व।
यानी 326 ईसा पूर्व से पहले है ना, भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। विद्वान लोग ऐसा मानते थे, धारणा थे कि यानी कि ऐसा मानते थे कि सिकंदर के आगमन को पहले भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। 20वीं सदी के तृतीय दशक तक 20वीं सदी के तृतीय दशक तक 20वीं सदी के तृतीय दशक तक ने 20वीं सदी के तृतीय दशक तक में दो पुरातत्व शास्त्रियों वो कौन थे? दो पुरातत्व शास्त्री, एक थे दयाराम साहनी और दूसरा थे राखर दास बनर्जी। तो 20वीं सदी के तृतीय दशक तक में दो पुरातत्व शास्त्री थे, एक दयाराम साहनी और एक राखर दास बनर्जी। इन्होंने दो जगह पर खुदाई किया, राखर दास बनर्जी और दयाराम साहनी। इन दोनों ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि ये जो सिकंदर का आक्रमण, जो मानते थे कि सिकंदर का आक्रमण के पूर्व कोई सभ्यता नहीं थी, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सिकंदर का आक्रमण के पूर्व ही सभ्यता थी, है ना। सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भी क्या थी? एक सभ्यता थी। तो जो द्वितीय दशक से पहले यानी 1920 से पहले जो मानते थे कि ये सभ्यता कोई इस सभ्यता के बारे में कोई जानते नहीं थे द्वितीय दशक से पहले, और विद्वान लोग ऐसा मानते थे कि सिकंदर का आक्रमण के पूर्व भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। लेकिन 20वीं सदी के तृतीय दशक में दो पुरातत्व शास्त्री दयाराम साहनी और राखर दास बनर्जी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर का आक्रमण के पूर्व भी एक सभ्यता थी। ये सभ्यता जो थी ये अपने समय में सभी सभ्यताओं अपने समय
के सभी सभ्यता जो थे, अपने समय के सभी सभ्यता से क्या थी, सभी सभ्यता से विकसित थी, विकसित थी। ये अपने समय के सभी सभ्यता, यानी कह सकते हैं आप समकालीन, अपने सभी सभ्यता यानी समकालीन सभ्यता से क्या थी, विकसित थी। यानी उस समय जितने भी सभ्यता थे, चाहे वो ग्रीस की सभ्यता हो जाए, चाहे वो रोम की सभ्यता हो जाए, सबसे ज़्यादा विकसित थे। कालांतर में सर जॉन मार्शल, कालांतर में सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, और एस्टेइन मलानंद घोष, जेपी जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की। यानी कि ये उसके बाद ये जितने भी हैं, ये सब विद्वानों के नाम हैं जिन्होंने ये सब सामग्रियां यहाँ से उत्खनन करके प्राप्त किया है ना, प्राप्त की। दोस्तों इसे आप नोट कहते चलिएगा हमारे साथ। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार, उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्तर हड़प्पा, इसके प्रमुख स्थल थे हड़प्पा थे के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है,
जाता है। यानी उत्खनन से जो प्राप्त अवशेष हुए, जितने भी सामान थे ना, जो अवशेष बचे थे, के आधार पर इसी पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, या इसके सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। और इसके मुख्य स्थल जो थे हड़प्पा, इसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। दोस्तों, इसको एक बार फिर से सभी को समझते हैं। इस वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता है। ये 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक, यानी कि 1920 से पहले ये एक गुमनाम सभ्यता थी, यानी कि आदमी इसके बारे में नहीं जानते थे, इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। और 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। विद्वान ऐसा मानते थे कि सिकंदर का आक्रमण यानी 326 ईसा पूर्व से पहले भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। 20वीं सदी के तृतीय दशक तक में दो पुरातत्व शास्त्री, दयाराम साहनी और राखादास बनर्जी जी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त कर, यानी कि जो भी बच गए थे, है ना, उस समय से जो बच गए थे, वो प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर का आक्रमण तो पूर्वी सभ्यता थी। वो ये सभ्यता जो थे अपने समय के सभी सभ्यता, यानी कि आप कह सकते हैं समकालीन सभ्यता से अधिक विकसित थी। और कालांतर में, यानी ये सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके और आर स्टाइन, अमरानंद घोष, जेपी जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की यहाँ से। और उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हो गया इसकी भूमिका। अब देखेंगे इसका नामकरण। नामकरण तो भूमिका हो गया। अब इसका नामकरण देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले, यानी कि प्रारंभ में इसके प्रमाण तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इस दो जगह से, है ना, इसके प्रमाण मिले हैं। इसीलिए विद्वानों ने, देखिए, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता
नाम दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले, तो इसीलिए विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। क्योंकि ये क्षेत्र क्यों दिया? क्योंकि ये क्षेत्र और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं, पर बाद में फिर रोथर कालीबंगा, बनावरी, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले। जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बाहर आते थे, नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता का नाम देना उचित मानते हैं। एक बार इसको देखते हैं नामकरण को। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, पहले तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की, उसके बाद बहुत से जगह खुदाई किया, चनहुदरो, कालीबंगा है ना। फिर धीरे धीरे विस्तार खोजते गया और आगे की ओर विस्तार होते गए। तो पहले तो आरंभ में हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई की, तो इस सभ्यता के प्रमाण मिले। अतः विद्वानों ने इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया इसे सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये जो क्षेत्र थे, ये क्षेत्र हड़प्पा क्षेत्र और उसकी सहायक, ये क्षेत्र सिंधु और यहाँ पे सिंधु होगा, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं।
तो बाद में रोफर, रोथा, कालीबंगा, बनाबरी, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बाहर थे। अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता का नाम देना उचित मानते हैं। दोस्तों, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस समय तक कांसे की खोज हो चुकी थी। कांसे की खोज हो चुकी थी और लोग कांसे की वस्तु बनाना सीख गए थे, और सबसे अधिक जो है कांसे की ही वस्तु मिली है, सबसे अधिक बात करें तो इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।